हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने निराला जी की कविता वरदे वीणावादी वरदे के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उन्हीं की दूसरी रचना भिक्षुक कविता की चर्चा करने जा रहे हैं। कविता की चर्चा करने से पहले हमें निराला के बारे में कुछ बातें पुनः एक बार दोहरानी होगी। जैसे कि निराला जी छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। निराला जी की कविता की एक विशेष उपलब्धि कहें तो उन्होंने अपने समकालीन कवियों की तरह कविता में कल्पना का सहारा कम लिया है, जबकि यथार्थ एवं वास्तविकता का निरूपण अधिकांशतः किया है। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखें तो कबीर जैसा निडर व्यक्तित्व अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। छायावादी कवियों में, निराला में ठीक यही बात हमें दिखाई देती है। निराला जी ने कबीर की ही भांति समाज का, जन समुदाय का, उनकी वास्तविक हालात का आंखों देखा हाल हूबहू चित्रित किया है। हम सब जानते हैं कि कवि सजग, सहृदय और चिंतन धर्मा होता है। कबीर साहब ऐसे ही सहृदय कवि थे जो हमेशा जागते रहे लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व मानवता के लिए। और इसीलिए तो वो कहते हैं, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरू रोवे। निराला जी भी कबीर की ही भांति सजग हैं, सहृदय हैं और चिंतन धर्मा है। सतत प्रतिपल समाज के हालात को देखते हैं हुए सहृदय होने की वजह से पिघल जाते हैं, द्रवित होते हैं। इनके हृदय में एक टीस उत्पन्न होती है। समाज की इस स्थिति को देखकर, जन साधारण के दुख दर्दों को देखकर, इनके बेहाल और कंगाल स्थिति को देखकर, इनके दुख दर्द को देखकर कवि खुद पीड़ा को अनुभूत करता है। वर्तमान जो हालात हैं, इस कविता में इसका हूबहू चित्रण किया है। कवि ने एक साधारण भिक्षुक जो दर दर भीख मांगता है अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, और उस दौरान कभी अवहेलना, कभी अपमान के घूंट सहन करता है, कभी लज्जित होना पड़ता है। कैसी यह बेबसी है दरिद्रों की या भिक्षुकों की। भारतीय समाज का एक खाका खींचने का निराला जी ने स्तुत्य प्रयास किया है। कविता की विशेष चर्चा करने से पूर्व मैं इस कविता का पाठ करना चाहूँगा, तो आप सभी मित्र इस कविता को गौर से सुने, इसके शब्दों को समझने का, पकड़ने की कोशिश करें। आइए मित्रों,
मैं इस कविता का मुखपाठ करता हूँ। कविता के शब्द हैं, वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ उसकी वृद्धावस्था, जीर्ण शीर्ण अवस्था, शक्तिहीन स्थिति का चित्रण है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं, साथ दो बच्चे भी हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। और दाहिना, और दाहिना दया दृष्टि पाने को, पाने की और बढ़ाए। और दाहिना दया दृष्टि पाने की और बढ़ाए। भूख से सुख जब औंठ जाते, भूख से सुख जब औंठ जाते, खून का घूंट पीकर रह जाते, खून का घूंट पीकर रह जाते। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे, चाट रहे जूठी पत्तल वे, सभी सड़क पर खड़े हुए। और झपटने को उनसे भी कुत्ते हैं अड़े हुए, और झपटने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत। मैं सिंच दूंगा, मैं सिंच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में सींच दूंगा, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में सींच दूंगा। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यहाँ कविता पूरी होती है। तो मित्रों, इस कविता की अभिधार्थ यानी कि शब्दगत भाव को अगर हम देखें तो प्रस्तुत कविता में निराला जी ने भारतीय समाज के एक वर्ग विशेष, दरिद्र नारायण, दरिद्र गरीब वर्ग, जो भीख मांगने पर भी, जिनका पेट नहीं भरता, भीख मांगने पर भी जिनको कुछ मिलता नहीं, जो अभावों के बीच पलते हैं, जिनके ऊपर आसमान और नीचे धरती है, जिनका कहीं कोई निश्चित बसेरा नहीं है, आज इधर कल उधर, जिनके पास अपनी कोई अमानत नहीं है, ऐसे एक बहुत बड़े समुदाय की, सर्वहारा वर्ग की यहाँ पर बात की है, उसका चित्रण किया है, उसकी व्याकुलता, उनकी व्यथा, उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ाएं, उनके अभावों, उन पर होने वाला अत्याचार, इस सब की ये जो कहानी है, बड़े ही सरल और भाववाही चित्र के माध्यम से यहाँ निराला जी ने इस कविता में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। कवि ने किसी दिन किसी गरीब को भीख मांगते हुए देखा है, जिसके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं है तो फटे हाल है, जिसकी अवस्था वृद्ध है, जो लकड़ी के सहारे चल रहा है, दाने के अभाव में
शरीर क्षीण हो चुका है, उसके पास उसकी विरासत के रूप में एक फटी हुई झोली है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। झोली की और उस वृद्ध की दोनों की स्थिति एक समान है, फटी हुई, जीर्ण शीर्ण। और उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो भी भूखे हैं, भीख मांगने के लिए दर दर भटकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति। लकुटिया के सहारे चल रहा है, ज्यों त्यों शक्ति इकट्ठी करके वह अपना हाथ फैला रहा है। और बच्चे भी भूख से उतने व्याकुल हैं, पीड़ा उतनी ज़्यादा है कि बाएं हाथ से पेट को मलते हैं, दबाते हैं, और दायां हाथ जो है वो राह पर, सड़क पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ दया दृष्टि पाने के लिए, इनकी स्थिति को, हालात को देखकर किसी दयावान को दया आ जाए और कुछ दे दे, इस दृष्टि से वो हाथ फैलाते हैं। फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये लोग खून के घूंट पीकर रह जाते हैं, अपमानित होते हैं, लज्जित होते हैं। एक दूसरा चित्र भी यहाँ खींचा है कवि ने। ये भिक्षुक और उसके 2 बच्चे और इस वर्ग के, इस समुदाय के अन्य जो हैं लोग सड़क पर खड़े खड़े जूठी पत्तलों को चाट रहे हैं। बड़ी दयनीयता तो यहाँ पर है कि ईश्वर का निर्माण जो है, मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, और उसी के साथ नीति के ऐसे कुठाराघात जो हैं, ये समझ में नहीं आने वाली बात है। पशुओं से बदतर स्थिति, प्राणियों की सी बदतर स्थिति, और जब ये पत्तल चाटते हैं तो कुत्ते भी उनसे पत्तल को झपटने के लिए, देखिए संघर्ष, पेट के लिए मनुष्य और प्राणी के बीच संघर्ष, खींचातानी, एक दूसरे के हाथ में से अनाज का जो जूठी पत्तल से अनाज के कण जो मिलते हैं उसको ऐंठना या खींचना, खींचातानी, झपटना, और कुत्ते भी उनसे झपटते हैं। तो एक और दाने दाने के लिए मुहताज हुए जो मानवता है, उनका कुत्तों से संघर्ष होता है, संघर्ष, द्वंद्व। हाँ, ये बड़ी शोचनीय स्थिति है। क्यों हमारे ही बांधवों की, हमारे ही भाइयों की, ईश्वर की इस सर्वश्रेष्ठ रचना की ऐसी स्थिति? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? निराला जी एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने रख देते हैं। एक बार सोचना है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ऋषि संस्कृति, सत्यनारायण, सूर्य नारायण, बद्री नारायण, और इसी के साथ दरिद्र नारायण की जो विभावना है, हमारी संस्कृति में दरिद्र नारायण की विभावना है, जिसको मूर्तिमंत करना, ये हमारे ऋषियों का एक स्वप्न था, हमारी संस्कृति का एक उदात्त लक्षण है। लेकिन यहाँ ये दरिद्र नारायण की भावना जो है हमें मूर्तिमंत होते नहीं नजर आती। निराला जी ये कहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि आज भी हमारा समाज, हमारा देश, मेरा भारत महान, दरिद्र नारायण की इस संकल्पना को पूर्ण करने में असमर्थ रहा है। जिसको हम नारायण कहते हैं, दरिद्र नारायण, वो नारायण दर दर भीख मांगता है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो यहाँ पर ये जो बात है कि कुत्ते भी उनसे झपटते हैं, और कुत्तों और मनुष्यों के बीच, भिक्षुकों के बीच द्वंद्व होता है दाने दाने के लिए। और इस स्थिति को देखकर कवि का हृदय जो है पिघल जाता है, रो उठता है, और कवि उनसे कहता है, ठहरो ठहरो ठहरो,
मेरे पास अमृत है, अमृत मैं सिंच दूंगा। रुको, अब तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारे सारे दुख दर्द मैं दूर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभिमन्यु बनना होगा, संघर्षरत होना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से मुझे कवि की प्रगतिवादी जो चेतनाधारा है, प्रगतिवादी विचारधारा, मार्क्सवाद का प्रभाव, मार्क्स ने भी यही कहा ना, दुनिया के बेगर्स मजदूरों को ये कहा, हाँ, बेगर्स ऑफ द वर्ल्ड यू यूनाइटेड, तुम एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स, तुम्हें तुम्हारी कड़ियों के सिवा, तुम्हें तुम्हारे बंधनों के सिवा कुछ भी नहीं गंवाना है, तुम लोग एक हो जाओ, एकत्र हो जाओ। सर्वहारा वर्ग को, दलित वर्ग को, दमित वर्ग को, पिछड़े हुए वर्ग को, भिक्षुक वर्ग को, मजदूर वर्ग को एक बनने का ये आवाहन है। तुम लोग एक हो जाओ, हाँ, मैं तुम्हारी कड़ियों को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बंधनों को, तुम्हारे दुख दर्दों को तोड़ दूंगा। जरूरत है एक होने की, संघे शक्ति कलौ युगे, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। शायद निराला जी इस और संकेत करते हैं। मैंने पहले ही कहा ना, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? समाज के दो वर्ग जो हैं, एक अमीर हैं, एक दूसरा गरीब है। हमारी समाज रचना, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि गरीब प्रतिदिन गरीब बनता जाता है, गरीब बनता जाता है, अमीर प्रतिदिन अमीर बनता जाता है। जो परिश्रम कम करता है और पैसा ज़्यादा मिलता है, धन ज़्यादा मिलता है, जो रात दिन पसीना बहाता है, पैसा कम मिलता है, मुश्किल से पेट भर दाना मिलता है, मुश्किल से एक जून खाना मिलता है। तो इस अर्थव्यवस्था को तोड़ना है, इस पूंजीपति व्यवस्था को तोड़ना है, इस सामंती और साम्राज्यवादी जो नीति हैं, परिस्थितियां हैं, उनको तोड़ना है, उनके प्रति संघर्ष करना है। हाँ, और ये कब होगा? संघे शक्ति। कवि की अंतिम जो पंक्तियां हैं ना, आओ मेरे पास अमृत है, मैं तुम्हें सींच दूंगा। हाँ, मार्क्स की तरह, कार्ल मार्क्स की तरह, हाँ, मैं तुम्हारी इस स्थिति को निर्मूल कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभिमन्यु जैसा होना पड़ेगा, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। और जो संघर्ष करता है, जो परिश्रम करता है, जो अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति पर, अपने मेहनत के आधार पर जो मुकाबला करता है, अवश्य उसे कुछ मिलता ही है। तो अवश्य जो कवि ने ये कहा है ना, हाँ, मार्क्सवाद की जो धारा है, प्रगतिवादी जो विचारधारा है, वो प्रगतिवाद का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्र की पूरी जो स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, समाज में इन गरीबों का जो स्थान है, इनकी कंगालियत है, उस कंगालियत पर कवि निराला ने प्रकाश डाला है, इनकी वास्तविक स्थिति का हूबहू चित्रण किया है। और पूंजीपति व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था, भारत की आर्थिक जो नीति है, उस पर करारा व्यंग्य किया है। एक बार अगले व्याख्यान में मैंने कहा था कि निराला जी की तोड़ती पत्थर कविता, जो अनामिका के दूसरे संग्रह में संग्रहित है, उसमें कवि ने व्यंग्य किया है साम्राज्यवादी व्यवस्था पर, और शायद यहीं से ये व्यंग्य कविता लिखने का प्रारंभ हुआ। इससे भी कुछ पहले भिक्षुक कविता में ये चीज़, तोड़ती पत्थर कविता से पहले भिक्षुक कविता में ये चीज़ हमें दिखती है। कवि ने यहाँ भी साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी जो व्यवस्था है, शोषक और शोषित के बीच का जो भेद है, उस भेद को स्पष्ट करने का निराला जी ने निश्चय ही इस कविता के माध्यम से प्रयत्न किया है। इस कविता में कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। सुंदर बिंबों के माध्यम से कल्पना का पुट देते हुए चित्रात्मकता का प्रयोग किया है।
अपनी भावनाओं को चित्र के माध्यम से, जब हम कविता का पाठ करते हैं, कविता को पढ़ते हैं, तब इसमें एक छाया चित्र, भिक्षुक का छाया चित्र, जो फटे हाल हो, जो अशक्त हो, जो वृद्ध हो, लकड़ी के सहारे चल रहा हो, ऐसे एक भिक्षुक का चित्र, और जो एक पुरानी झोली को फैलाता हो, भीख मांगता हो, ऐसे चित्र हमारे मस्तिष्क में तैयार होता है। तत्पश्चात जैसे उसके साथ दो बच्चे हैं, तो ये एक चित्र है, और जो बच्चे पेट को हाथ से मल रहे हों, भूख से कुलबुला रहे हो, और इनके चेहरे से ये क्षुधा का दर्द जो है, क्षुधाजनित दर्द, ये प्रकट होता हो, ऐसा चित्र जो है हमारे मानस में उत्पन्न होता है। इसके साथ एक तीसरा चित्र, जैसे भिक्षुक वर्ग के कुछ लोग, कुछ भिखारी लोग, और सड़क पर जो पड़ी हुई पत्तलों को चाटना और कुत्तों द्वारा उन पर झपटना। तो इस प्रकार ये 3 चित्र जो है, इन 3 चित्रों के माध्यम से, पहले चित्र में भिक्षुक का जीर्ण शीर्ण अवस्था में फटे हाल, अशक्त लकड़ी के सहारे चलते हुए भीख मांगना और अपनी पुरानी झोली को फैलाना, एक चित्र ये है। दूसरा चित्र जो है, उसके साथ दो बच्चे हैं जो भूख के दर्द से अपने पेट को मलते हैं, कुलबुलाते हैं, इनके चेहरे से व्यथा का भाव प्रकट होता है। और तीसरा चित्र जो है, ये हैं कुत्ते और भिक्षुकों का संघर्ष या द्वंद्व, जो दाने दाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते झपड़ते हैं, खींचातानी करते हैं। हाँ, तो ये स्थिति जो है, ये तीसरा चित्र जो है, और इन 3 चित्रों के माध्यम से कवि ने समाज की, भारतीय समाज की, भारतवर्ष की जो स्थिति है, भारत में जो वर्ग भेद है, भारत में जो गरीबों की स्थिति है, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इनके द्वारा जो अन्याय होता है, इसकी बात की है। वैसे तो हमारी संस्कृति में जो है वो बड़ी सुंदर विभावना है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबको साथ मिलकर, सबको बांटकर खाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। गरीबों को मुट्ठी भर दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। दया की जगह उनको अपमान सहन करना पड़ता है। हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारा बांधव है, कोई भूखा न सोए, प्रत्येक को ये मिलना चाहिए। वैसे ये मार्क्सवादी वाली जो भावना है, रोटी कपड़ा और मकान, प्रत्येक मनुष्य का ये प्रथम अधिकार है। रहने के लिए एक छोटी सी, अच्छा मकान न सही तो एक छोटी सी कुटिया ये मिलनी चाहिए, खाने के लिए 2 वक्त रोटी मिलनी चाहिए, और तन ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा मिलना चाहिए। यहाँ इस देश के श्रमिक, मजदूर, गरीब, सर्वहारा कहें या दमित या दलित कहें, इस वर्ग के लोग जो हैं, इनकी स्थिति जो है, न तो रहने के लिए कोई कुटिया होती हैं, ऊपर आसमान नीचे धरती, आज यहाँ कल वहीं, हर रोज बसेरा बदलता रहता है, और उनकी कोई अमानत नहीं होती, उनके पास कोई मिल्कियत नहीं होती, मांग कर खा लेते हैं, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे पेट सो जाते हैं। तो ये जो मार्क्सवादी भावना है, रोटी कपड़ा और मकान, ये सबको मिलनी चाहिए। निराला जी ने इस कविता में इस विभावना को साकार करने का प्रयास किया है, इस और इंगित किया है। इसके साथ एक चुनौती भी दी है, संगे शक्ति कलौ युगे, आओ मैं तुम्हारे हृदय में अमृत सिंच दूंगा, एक हो जाओ, संघर्ष करना होगा। और ये सुविदित है कि ऐसी शक्तियाँ, भूखे लोग जब एक हो जाते हैं तो ईंट से ईंट बज जाती हैं, सर्वनाश हो जाता है, नवनिर्माण हो जाता है। रशियन क्रांति, अमेरिकन क्रांति, भारत की आज़ादी और
सबसे बढ़कर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये और कुछ नहीं था, ये भूखे लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग की मांग थी। वी वांट ब्रेड, हमें रोटी चाहिए। और जो फ्रांस के लुई सोलेवे की पत्नी ने कहा कि इफ़ यू हैव नो ब्रेड एट केक्स, अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो पुड़िया खाओ। अभी जिसने भूख को जाना नहीं वो भूख के दर्द को कैसे जानेगा। और फिर क्या हुआ परिणाम, सारे फ्रेंच के सर्वहारा भूखे लोग जो हैं एक हो गए। मार्क्सवादी विचारधारा, प्रगतिवाद, समानता की बात, और पूरा एक समुदाय जब विद्रोह के रूप में उमड़ पड़ा तो लुई सोलहवें के महल को जला दिया, उसके पत्नी को काट दिया गया, लुई सोलहवें को मार दिया गया, उसके सेनापति का सर काट के 2.5 दिन तक फ्रेंच के पेरिस की गलियों में जुलूस निकला। ये है मार्क्सवादी विचारधारा, ये है समानतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार। निराला जी इस कविता में वास्तविक हालात के वर्णन के या चित्रण के साथ साथ एक चुनौती भी देते हैं कि ओ पूंजीपतियों, ओ अमीरों, ओ शोषक लोग, अब चेत जाओ, सचेतन हो जाओ। जिस दिन ये भूखे लोगों के समुदाय एकत्र होकर, एक होकर जब अपनी मांगे आपके सामने रखेंगे तो फिर आपके सिंहासन के पांव जो हैं वो डिगमिगा जाएंगे। अच्छे अच्छे शासक और सम्राट जो हैं गद्दी नशीन हो गए हैं, पदच्युत हो गए हैं, सत्ता को छोड़ना पड़ा है। क्यों? इसके मूल में क्या है? भूख, पेट का दर्द। तो इस प्रकार निराला जी ने इस कविता में जो है बड़े भाववाही शब्दों में, चित्रात्मक ढंग से, शैली में जो है भारतवर्ष की आर्थिक परिस्थिति, गरीबों की विपन्नता, इनके दुख दर्द, इनका खाका खींचने का प्रयास किया है। कविता में जो है अलंकारों का प्रयोग किया है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। तुकबंदी, आता, फैलाता, पछताता, फैलाए, बढ़ाए, पाते, जाते आदि आदि शब्दों में पंक्तियों के अंत में तुक मिलाने का प्रयास किया है। कविता की भाषा सहज, सरल, खड़ी बोली भाषा में लिखी गई है और इसमें कुल मिलाकर कहें तो अभावों का चित्रण किया गया है। इस प्रकार निराला जी जो है सचमुच प्रगतिवादी चेतनाधारा के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार इन्होंने जागो फिर एक बार, जूही की कली, तोड़ती पत्थर आदि कई कविताओं में जो है अपनी जो विचारधारा है उसको हमारे सामने रखा है। तो ऐसे सशक्त कवि निराला जी को हम सादर वंदन करते हैं। इनका नाम जो है ये चिरस्मरणीय बना रहेगा। अस्तु, मैं यहाँ अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।